नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्या रेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने जो शुरू किया था स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा यानी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्ज़ाम का पेपर फर्स्ट हमने शुरू किया था। और पेपर फर्स्ट जो है हमारा जीके एंड जीएस का होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। एक एक चीज़ को बड़े अच्छे से हम डिस्कस करने जा रहे हैं और पिछली क्लासेज में हमने कुछ बातें इसके विषय में की भी थी। तो दोस्तों, थोड़ा सा पहले सिलेबस के बारे में बता दूं कि यहाँ से हमने शुरू किया था। ये आपका पहला हिस्ट्री ऑफ राजस्थान था एंड इंडियन हिस्ट्री था, जिसमें से अपने फ्रीडम स्ट्रगल है, किसान फ्रीडम स्ट्रगल तक कर लिया था हमने। 1857 की क्रांति तक, राजस्थान की जो 1857 की क्रांति है वहाँ तक कर लिया था। अब अपने किसान आंदोलन की ओर बढ़ चुके थे दोस्तों। तो आइएगा, पिछली क्लास में जो हमने बात की थी उसके बाद में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पिछली क्लास में हमने मेवाड़ के प्रमुख किसान आंदोलन के विषय में बात की थी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इस क्लास में हम बात करेंगे बेंगू किसान आंदोलन के विषय में, जो ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि बेंगू किसान आंदोलन जहाँ हुआ था वो स्थान था बेंगू, और बेंगू जो है वर्तमान कहाँ है? तो बेंगू वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में है दोस्तों। कहाँ पर है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बेंगू वर्तमान में कहाँ है, तो बेंगू चित्तौड़गढ़ जिले में है। और ये भी मेवाड़ रियासत का ही एक ठिकाना था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। तो जो पहला प्रश्न है बेंगू कहाँ है दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन कहाँ हुआ? बेंगू में हुआ। बेंगू कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ कहाँ था, क्या था? तो मेवाड़ी रियासत का एक ठिकाना था। कौन सी श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का ये ठिकाना था मेरे दोस्तों। लेकिन अगर बेंगू जागीर की हम बात करें तो जागीर जो है वो पहले भीलवाड़ा में थी, ये याद रखिएगा अच्छे से। अब चित्तौड़गढ़ में है। वापस दोहरा दे रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। बेंगू किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? बेंगू में हुआ था। बेंगू अब कहाँ है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। लेकिन बेंगू जो जागीर है वो किस में आती थी? मेवाड़ रियासत में आती थी। तो जब ये आंदोलन हुआ तो उस समय बेंगू कहाँ हुआ करता था? उस समय जो बेंगू है वो भीलवाड़ा में हुआ करता था। लेकिन अभी जो इसकी लोकेशन है वो वर्तमान चित्तौड़गढ़ की है दोस्तों। तो बेंगू अब कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। आंदोलन के समय कहाँ था? तो ये पहले भीलवाड़ा में हुआ करता था दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन उस समय चल रहा था, उसी से इन्हें भी प्रेरणा मिलती है दोस्तों। बेंगू किसान आंदोलन को बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरणा मिलती है और इसी से प्रेरित होकर बेंगू के किसान भी अत्यधिक लाग बाग, 25 प्रकार के लाग बाग होती थी, बेट, बेगार और लगान के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लेते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बेंगू के विषय में। हम किसके विषय में बात कर रहे हैं? बेंगू किसान आंदोलन कहाँ हुआ? बेंगू में ही हुआ। बेंगू कहाँ पर है अगर आपसे पूछा जाए तो बेंगू चित्तौड़गढ़ में है। लेकिन ये पहले कहाँ था? ये पहले भीलवाड़ा में था। अब बेंगू क्या है? बेंगू है ठिकाना। ठिकाना कहाँ का है? मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना है। कौन सी श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का। तो बेंगू वो ठिकाना है मेवाड़ रियासत का जहाँ पर देखिए बेंगू किसान आंदोलन हुआ। अब ये चित्तौड़गढ़ में है, पहले ये कहाँ आता था? भीलवाड़ा में आता था दोस्तों। तो ये आंदोलन क्यों हुआ? ये लाग बाग के प्रति हुआ। लेकिन जब इन्हें प्रेरणा मिलती है किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से इसे प्रेरणा मिलती है इन लोगों को भी, कि यहाँ के किसानों को भी ये लगता है कि लाग बाग हमारी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आंदोलन चल रहा है, तो हमें भी इस प्रकार का कोई आंदोलन करना चाहिए। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर बेंगू के किसान भी अत्यधिक लाग बाग, बेट, बेगार, लगान के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लेते हैं। नंबर एक बात। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, बेंगू का जागीरदार उस समय कौन था? तो उस समय जो जागीरदार था वो था अनूप सिंह। ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और प्रमुख घटनाओं की चर्चा करते हैं। हम देखते हैं बेंगू किसान आंदोलन के दौरान प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हुई, जहां से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो बेंगू के किसान 1921 ईस्वी में, याद रखिएगा कब की बात कर रहे हैं हम? 1921 ईस्वी के अंदर मैनाल का एक स्थान है भैरूकुंड। कौन सा स्थान है? भैरूकुंड नामक स्थान पर एकत्रित होते हैं और ये निश्चय करते हैं कि बिजोलिया की भांति बेंगू में भी लाग बाग, बेगार और ऊंचे लगान के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा जाएगा। और इसके लिए वो आमंत्रित करते हैं विजय सिंह पथिक को। तो यहाँ हमें एक बात समझ लेनी चाहिए
कि बेंगू के किसानों को आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? बिजोलिया से मिल रही है। और बिजोलिया के नेता कौन थे? विजय सिंह पथिक थे दोस्तों। तो 1921 में ये बिजोलिया आंदोलन से प्रेरित होकर के जो लागबाग है उनके विरुद्ध आंदोलन खड़ा करने का निश्चय करते हैं और इसके लिए वो विजय सिंह पथिक को आमंत्रित करते हैं कि वो इस आंदोलन का नेतृत्व करें दोस्तों। पथिक जी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, लेकिन कहाँ पर किया है? इन्होंने अजमेर में रहकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पथिक जी अजमेर में ही रहते हैं, लेकिन पथिक जी इस आंदोलन का जो भार है वो राम नारायण चौधरी पर डाल देते हैं। तो वास्तव में इसका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने किया था। बेंगू के लोगों ने आमंत्रित किया था पथिक सिंह जी को और पथिक सिंह जी ने विजय सिंह पथिक ने यहाँ पर भेज दिया था राम नारायण चौधरी को। और राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में बेंगू का किसान आंदोलन होता है और ये अपनी 2 मांगों को लेकर आंदोलन खड़ा करते हैं। तो ये 2 मांगे कौन कौन सी हैं? तो ये 2 मांगे हैं दोस्तों। पहले तो कि फसल का कुंता नहीं कराया जाएगा, इसके विषय की बात अपने पिछले क्लास में कर चुके हैं। दूसरी कि भूमि का बंदोबस्त होने के बाद में जो लगान निर्धारित किया जाएगा वही दिया जाना चाहिए। कि भूमि का बंदोबस्त हो गया, अब जो एक लगान निर्धारित हो गया। कुंता में कई बार क्या होता था कि खड़ी फसल का ही अनुमान लगा लिया जाता था, भी इतनी की फसल होगी और वो कम हो जाती थी, लेकिन लगान तो उतना ही देना पड़ता था। तो ये डिमांड थी इनकी कि लगान एक प्रकार से फिक्स हो जाए, इतना लगान हमें देना पड़ेगा दोस्तों। यानी भूमि का बंदोबस्त होने के बाद में ही लगान का निर्धारण किया जाए, पहले नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों। अब विजय सिंह पथिक कि मेवाड़ में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। इस कारण से ही इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वो राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। अब यहाँ से बड़ा अच्छा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने। किसने किया है दोस्तों? राम नारायण चौधरी के द्वारा इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया है। बेंगू के जागीरदार थे अनूप सिंह, पिछले स्लाइड में हमने बात की थी। तो बेंगू के जागीरदार अनूप सिंह राम नारायण चौधरी से समझौता कर लेते हैं और किसानों की 34 मांगों को मान लेते हैं। कितनी मांगे मान ली दोस्तों? 34 मांग जो है समझौता करके इनके द्वारा मांग ली जाती है। बेंगू के जो जागीरदार अनूप सिंह है वो राम नारायण चौधरी से समझौता करके 34 की जो मांगे हैं किसानों की मान लेते हैं। लेकिन मेवाड़ सरकार ये समझौता मानने से इनकार कर देती है, उसको अमान्य करार देती है और जो अनूप सिंह जिसने समझौता किया था उसको पकड़ करके उदयपुर में नज़रबंद कर दिया जाता है दोस्तों। तो देखिएगा क्या घटनाक्रम रहा कि बेंगू जो है, वापस सुन लीजिएगा अच्छे से, बात को दिमाग के अंदर डाल लीजिएगा कि घटनाक्रम क्या रहा है। बेंगू देखिए बिजोलिया का आंदोलन चला, तो बिजोलिया के आंदोलन से बेंगू के किसानों को प्रेरणा मिली कि हमें भी लाग बाग के खिलाफ जो है वो आंदोलन करना चाहिए। तो ऐसा सोच करके भी वहाँ पर विजय सिंह पथिक ने जो है नेतृत्व किया है, तो ये भी विजय सिंह पथिक को ही नेतृत्व के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन विजय सिंह पथिक खुद न करके नेतृत्व की कमान जो है वो राम नारायण चौधरी पर छोड़ देते हैं। तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता है वो राम नारायण चौधरी को ही माना जाएगा। और यहाँ पर जो मांग जो छेड़ी जाती है उसमें रामनारायण चौधरी जो है वो 2 मांगों के ऊपर आंदोलन करते हैं। पहली तो कि फसल का कुंता नहीं किया जाए और दूसरा कि भूमि का बंदोबस्त होने के बाद में ही लगान का निर्धारण किया जाए। अब ये जब आंदोलन शुरू होता है तो बेंगू का जागीरदार जो अनूप सिंह था उस समय वो रामनारायण चौधरी से समझौता कर लेता है और किसानों की मांग को मान लेता है। अब इसने तो मान ली, जागीरदार ने तो मान ली, लेकिन मेवाड़ सरकार इसको मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है भी अभी इसको मान लिया तो रेवेन्यू हमारा कम हो जाएगा, तो आगे फिर सारे ही ऐसा करना शुरू कर देंगे ना। तो कुछ इस प्रकार की भावना के साथ में वो इस समझौते को अमान्य घोषित कर देती है और सजा अनूप सिंह को भी मिलती है, उसको उठा करके उदयपुर में नज़रबंद कर दिया जाता है दोस्तों। अब बेंगू का जो जागीरदार था वो तो नज़रबंद हो गया, तो बेंगू का प्रशासन राजा लाला अमृतलाल को सौंपा गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि अनूप सिंह के बाद में जो प्रशासन है वो किसको सौंपा गया? अमृतलाल को सौंपा गया। और अनूप सिंह द्वारा किए गए जो समझौता जो रामनारायण चौधरी के साथ में किया गया था उसको बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी जाती है दोस्तों।
ये याद रखिएगा अच्छे से, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोल्शेविक समझौते का संबंध किस आंदोलन से है, तो बेंगू किसान आंदोलन से है, जो अनूप सिंह के साथ में जो समझौता किया गया था उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। भ्रष्टाचार और दमन के लिए मशहूर थे, देखिएगा ईमानदार नहीं है, भ्रष्टाचार और दमन के लिए मशहूर अमृतलाल को बेंगू का मुशरिम बना करके भेजा जाता है और आंदोलन की जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया जाता है। कौन से आयोग का गठन किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? ट्रेंच आयोग का गठन किया जाता है। ट्रेंच जो है 2-4 लागतों को छोड़ करके कहते हैं कि बाकी सारी लागत तो जो है वो अधिकार है, जागीरदार को मिलनी चाहिए, तो ट्रेंच 2-4 लागतों को छोड़ देता है और बाकी सारों को जायज़ ठहरा देता है। तो अभी हमने चर्चा की कि अनूप सिंह को तो नज़रबंद कर दिया गया और बेंगू का जो प्रशासन है वो अमृतलाल के पास में आ गया। अमृतलाल वो व्यक्ति था जो भ्रष्टाचार और दमन के लिए मशहूर था दोस्तों। और जो अनूप सिंह के साथ में जो रामनारायण चौधरी का समझौता हुआ, किसानों का जो समझौता हुआ, उसे बोल्शेविक की संज्ञा दी गई और इस आंदोलन की जाँच के लिए ट्रेंच आयोग आया। ट्रेंच आयोग ने क्या कहा तो कि 2-4 लागतें तो बंद करने वाली हैं, बाकी सारी लागतें जो हैं वो जायज़ हैं, उन्हें चालू रखा जाना चाहिए। बेंगू के किसान इस ट्रेंच आयोग के निर्णय पर विचार करने के लिए 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में एकत्रित होते हैं। अभी हमने पढ़ा ट्रेंच आयोग कहता है भी 2-4 जो लगान है वो तो छोड़ दे, बाकी तो सारी चलनी चाहिए। तो बेंगू के किसान जो हैं इस निर्णय के ऊपर विचार करने के लिए 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में आकर के इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ ट्रेंच क्या करता है, इन सभी लोगों को घेर लेता है और गोलियां चलवाता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान जो हैं, 2 व्यक्ति जो हैं यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। इसे गोविंदपुरा कांड अपने कह सकते हैं। तो देखिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, गोविंदपुरा गांव की घटना की बात कर रहे हैं। गोविंदपुरा में क्या हुआ, ट्रेंच आयोग के विरुद्ध, जैसे 1919 का हुआ था ना घटनाक्रम वो अमृतसर वाला, उसी प्रकार से यहाँ पर किसान जो है ट्रेंच आयोग के निर्णय पर विचार करने के लिए इकट्ठे हुए थे। तो ट्रेंच जो है इनको घेर कर गोलियां चलाता है और इस गोलीकांड के अंदर रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक 2 व्यक्ति जो हैं वो इसमें शहीद हो जाते हैं दोस्तों। इस पूरे घटनाक्रम की पूरे भारत के समाचार पत्रों में निंदा होती है। मेवाड़ सरकार इन सब का इल्ज़ाम जो है किसानों पर डाल देती है दोस्तों। तो ये कोई नई बात नहीं है कि सरकार तो देखिएगा, पहली बात तो ये कि कोई भी आंदोलन होगा ना तो सरकार का पहला प्रयास उसको तोड़ने का ही रहता है। भाई कभी आपने ऐसा सुना है कि सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन करे, सरकार के हाँ जी हमें आपका आंदोलन स्वीकार है, हम आपके आंदोलन का स्वागत करते हैं और हम आपकी बात को मान लेते हैं। आंदोलन सदैव सरकार के खिलाफ होता है तो सरकार को उसको तोड़ने की साजिशें की जाती हैं, कोशिशें की जाती हैं। मांगों को मानना तो अंतिम घटनाक्रम होता है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी आंदोलन के दौरान। तो यहाँ पर ये जो घटनाक्रम होता है, मरे भी किसान और जो इल्ज़ाम है वो भी किस पे डाल दिया गया, किसानों पर ही मेवाड़ सरकार के द्वारा डाल दिया गया है दोस्तों। इससे विजय सिंह पथिक जो है वो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि किसान मर भी गए और इनके ऊपर इल्ज़ाम भी आ गया, और प्रतिबंधित होने के बाद भी वो बेंगू पहुंचकर आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं दोस्तों। तो इससे काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं विजय सिंह पथिक कि किसानों के साथ इतना बड़ा कांड होने के बाद में भी उन्हें ही बदनाम किया जा रहा है। तो प्रतिबंधित होने के बाद भी बेंगू पहुंच जाती हैं और आंदोलन का नेतृत्व संभाल लेते हैं दोस्तों। तो ये जो है इसे गोविंदपुरा हत्याकांड के नाम से जानते हैं। 13 जुलाई 1923 का ये हत्याकांड है दोस्तों, याद रखिएगा इसे अच्छे से। इस हत्याकांड के बाद में विजय सिंह पथिक बेंगू आते हैं और विजय सिंह जब ये बेंगू आते हैं तो विजय सिंह पथिक को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में डालने के बाद में कोई विशेष यहाँ पर जो नेतृत्व करता रहता नहीं है, और इस प्रकार से ये आंदोलन जो है उसी समय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। आंदोलन नेतृत्व नहीं रहा, इस कारण से ये समाप्त हो जाता है। 10 सितंबर 1923 को पथिक जी को गिरफ्तार किया गया था और राजद्रोह का मुकदमा जो है इनके ऊपर चलाया जाता है मेरे दोस्तों। रामनारायण चौधरी जो है पुनः नेतृत्व को संभालते हैं। कुछ समय बाद में यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा भी नेतृत्व करने के लिए आते हैं। 1925 के अंदर आते आते बेंगू आंदोलन जो है क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कोई विशेष यहाँ पर मांग मानने वाला ऐसा कोई काम तो नहीं हुआ है। धीरे धीरे कोई भी आंदोलन हो, जब लंबा चलता है तो वो धीरे धीरे उसी प्रकार से इसमें घटनाक्रम चलते रहते हैं दोस्तों। इसके बाद में अगले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किसान आंदोलन के विषय में हम बात करें तो वो है बूंदी का किसान आंदोलन।
ये हुआ था 1921 से 1925 के मध्य। बूंदी का किसान आंदोलन कब से कब तक का है? 1921 से 1925 तक का है। अब देखिएगा, बिजोलिया चल रहा है, बूंदी का चल रहा है, तो बिजोलिया और बूंदी के किसानों के यहाँ पे आप बेगू कर लीजिएगा। बेंगू और बिजोलिया के किसान आंदोलन को देखा तो बूंदी के किसान भी जाग गए दोस्तों, और ये भी कहने लगे कि यहाँ भी 25 प्रकार के लाग बाग हैं जो जागीरदार को देनी पड़ती थी, तो हमें भी आंदोलन करना चाहिए। राजस्थान सेवा संघ से इन्हें मार्गदर्शन प्राप्त होता है और अप्रैल 1922 के अंदर बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन जो है वो शुरू हो जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बरड़ में हुआ था ये आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन कहाँ का है? बूंदी का है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। 1922 की ये घटनाक्रम है दोस्तों। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी हैं। इन्हीं के कहने पर संघ के कार्यकर्ता नैनूराम शर्मा के हाथ में नेतृत्व होता है। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन बनता है, बरड़ कहाँ है? पहली बात तो बूंदी में है, और इस बूंदी बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था नैनूराम शर्मा ने, जो कि राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता थे। इन्हीं के हाथों में इसका नेतृत्व था। या यहाँ से यही अच्छा प्रश्न आपसे बनती हैं 2-3। जून 1922 में बूंदी सरकार ने कुछ रियायतें दी गई थी बूंदी सरकार के द्वारा, लेकिन किसान जो हैं इन रियायतों को अस्वीकार कर देते हैं, उन्हें मानते नहीं हैं दोस्तों। अब ये डाबी कांड जो है ये काफ़ी चर्चा में रहा था। डाबी कांड कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 को किसानों की डाबी बूंदी के अंदर एक सभा होती है दोस्तों। इस सभा पर पुलिस अधीक्षक है इकराम हुसैन, पुलिस थानेदार कल्याण सिंह और डाबी के हेड कांस्टेबल सरदारमल नेतृत्व करता होते हैं। वहाँ पर भी बेंगू की तरह ही गोलियां चलाई जाती हैं, गोविंदपुरा गांव की तरह गोलियां चलाई जाती हैं, और इसमें भी काफ़ी किसान जो हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो जाते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, नया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है दोस्तों। तो डाबी कांड कहाँ हुआ है? बूंदी में ही हुआ है। 2 अप्रैल 1923 को होता है। किसान यहाँ पर सभा कर रहे थे, तो पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन है, पुलिस थानेदार कल्याण सिंह है, डाबी के हेड कांस्टेबल सरदारमल है, ये आते हैं और इन्हीं के नेतृत्व में पुलिस के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, जिसमें झंडा गीत गाते हुए 2 व्यक्ति नानक जी भील और देवीलाल जो गुर्जर हैं वो यहाँ पर शहीद हो जाते हैं दोस्तों। तो नानक भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा अर्जी गीत लिखते हैं, जो इनके अंतिम संस्कार पर गाया भी जाता है दोस्तों। नानक भील के अंतिम संस्कार पर भंवरलाल प्रज्ञा चक्षु जो है, किसने गाया था ये गीत? याद रखिएगा, जो ये गीत किसने लिखा? नानक भील के लिए लिखा गया है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, और इसे गाया किसने है? भंवरलाल प्रज्ञा चक्षु के द्वारा इसे गाया गया है। इस घटना के बाद में काफ़ी निंदा होती है, और इस निंदा के कारण ही कुछ रियायतें जो है सरकार के द्वारा दी जाती हैं, लेकिन इन रियायतों से किसान बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें राजस्थान सेवा संघ से मार्गदर्शन मिलना बंद हो जाता है, नेतृत्व विहीन हो जाता है, और 1923 के अंत तक आते आते ये आंदोलन भी क्या हो गया? बेंगू किसान आंदोलन की तरह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से बरड़ बूंदी का ये जो आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है दोस्तों। 24 सितंबर 1924 को पंडित नैनूराम भी क्या हो जाते हैं? रिहा हो जाते हैं दोस्तों। इस आंदोलन की सबसे खास बात अगर हम कहें तो इसमें महिलाओं ने भी भूमिका निभाई थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ से पूछा जाए कि कौन से आंदोलन के अंदर महिलाओं ने भूमिका निभाई थी, तो बरड़ बूंदी वाला ये किसान आंदोलन है जिसमें महिलाओं ने भी अपनी भूमिका निभाई थी। बूंदी में स्थानीय आंदोलन जो हुआ उसका नेतृत्व नित्यानंद के द्वारा किया गया था। तो एक सिंपल सा फैक्ट है, कभी क्वेश्चन में आए तो इसको याद रखिएगा। फिर हम बात कर लेते हैं शेखावाटी किसान आंदोलन की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जयपुर राज्य जाट किसान आंदोलन ये चला था 1921 से 1949 तक। शेखावाटी क्षेत्र के किसान भी लगान, लाटा, कुंता पद्धति और बेगारी से काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट थे,
और सीकर के जागीरदार थे कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह जो है 1921 में भूमि कर को बढ़ाकर 50% कर देते हैं दोस्तों। तो शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत ये जो आंदोलन हुआ, सीकर इसमें मुख्य अपने मानते हैं। तो यहाँ के किसान भी लाग बाग लाटा कुंता बेरोजगारी से काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट होते हैं और इसी बेरोजगारी के दौरान कल्याण सिंह जो है वो 1921 के अंदर 50% भूमि के कर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं दोस्तों। तो इसके विरोध में रामनारायण चौधरी 1923 में चिड़ावा सेवा समिति का गठन करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बना, चिड़ावा सेवा समिति का गठन किसने किया? रामनारायण चौधरी ने किया। कब किया? 1923 के अंदर किया था दोस्तों। किसके विरोध में? ये कल्याण सिंह ने जो 1921 में भूमि कर बढ़ा दिया था, 50% कर दिया था, उसके विरोध में। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता की बात करें तो हम किसे मानेंगे? रामनारायण चौधरी को ही मानेंगे दोस्तों। इस आंदोलन के दौरान विद्रोह के केंद्र कौन कौन से रहे? कटराथल सीकर, खुड़ी कुदनगांव सीकर, जयसिंहपुरा सीकर और पलथाना सीकर, यानी मुख्यतः सीकर ही अपने मानते हैं। कुछ एक ये यहाँ के 4 मुख्य केंद्र हैं जहाँ पर ये विद्रोह हुआ था दोस्तों। अब यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, पंचपाणी, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है, पूछा गया है। पंचपाणी क्या है? शेखावाटी क्षेत्र में 5 बड़े बड़े ठिकाने थे जिन्हें पंचपाणी कहा जाता था। इसमें नवलगढ़ है, मलसीसर है, मंडावा है, बिसाऊ है और डूंडलोड है दोस्तों। अब देखिएगा शेखावाटी के सिहोट के ठाकुर द्वारा बोसाना गांव, अब देखिएगा क्या बात कर रहे हैं, शेखावाटी का एक सिहोट है, सिहोट के ठाकुर हैं और उनके द्वारा बोसाना गांव की जाट महिलाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार किया जाता है, अमानवीय घटनाएं होती हैं। उनके विरोध में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी किशोरी देवी के द्वारा एक विशाल सम्मेलन होता है जिसमें 10,000 महिलाएं भाग लेती हैं दोस्तों। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। किशोरी देवी कौन है? किशोरी देवी वो महिला है जिसने कटराथल के अंदर महिलाओं का सम्मेलन किया जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। समय कौन सा है? 25/4/1934 का ये समय है जब ये सम्मेलन हुआ। बोसाना गांव की जाट महिलाओं के प्रति अमानवीय घटनाओं के विरोध में ये सम्मेलन किया गया था दोस्तों। तो इसका नेतृत्व किशोरी देवी के द्वारा किया गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसलिए मैं इसकी बात थोड़ी सी डिटेल में भी करना चाहूँगा। ये जो सम्मेलन है वो 25 अप्रैल 1934 को कटराथल सीकर में हुआ था। यहाँ 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था दोस्तों। इसकी अध्यक्षता किशोरी देवी धर्मपत्नी हरलाल चौधरी या हरलाल खर्रा के द्वारा की गई थी दोस्तों। और अन्य महिलाएं जिन्होंने मुख्यतः भाग लिया था, रमा देवी, वैसे तो 10,000 है ना, कौन कौन सी का नाम लिखे अपने, तो रमा देवी है, फूलाबाई है, सीता देवी है, कमला है, इन्होंने मुख्य रूप से भाग लिया था। यह मुख्य वक्ता कौन थी? उत्तमा देवी थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। किशोरी देवी अध्यक्षा थी और मुख्य वक्ता यानी मुख्य जो बोलने वाली थी वो उत्तमा देवी थी दोस्तों। इनके भाषण से महिलाओं में निर्भयता और साहस का अपूर्व संचार होता है और फिर ये आंदोलन भी आगे बढ़ता है दोस्तों। इसी समय आगे चल करके एक जयसिंहपुरा हत्याकांड होता है 21 जून 1934 को। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। ये देखिएगा सम्मेलन हुआ था 25 अप्रैल 1934 को और ये होता है 21 जून को। उसके बाद की घटना है 21 जून 1934 को डूंडलोड के ठाकुर के भाई ईश्वर सिंह जयसिंहपुरा गांव में खेतों पर कार्य कर रही किसानों को घेरते हैं और इनके ऊपर गोलियां चलवाते हैं दोस्तों। अब देखिएगा क्या क्या कांड, आज भी इस तरह के कांड आपको देखने को मिल जाएंगे ना। जयसिंहपुरा गांव में खेतों पर किसान काम कर रहे थे, उन्हें घेर करके गोलियां चलाई जाती हैं दोस्तों। जयसिंहपुरा शहीद दिवस जो है वो 21 जून 1934 को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून जैसे कि सबसे बड़ा दिन होता है, योग दिवस भी है, उसी दिन हम इसको मानते हैं। तो जयपुर राज्य में ईश्वरी सिंह पर और उनके साथियों पर मुकदमा भी चलाया गया। उन्होंने कहा डूंडलोड के ठाकुर के भाई थे ईश्वर सिंह, वो जयसिंहपुरा गाँव में किसानों पर गोलियां चलाते हैं। जयसिंहपुरा शहीद दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस ईश्वर सिंह जिसने गोलियां चलाई और उसके साथियों पर जो है मुकदमा चलता है और इन्हें 10-10 साल की लगभग सज़ा हो जाती है दोस्तों।
और ये पहला मुकदमा था, ऐसा मुकदमा जिसमें किसानों के हत्यारों को सज़ा हुई, वरना देखिए आज तक किसानों के हत्यारों को सज़ा नहीं मिल पाती है दोस्तों। इस हत्याकांड के बाद शेखावाटी में WT वेब को नियुक्त किया जाता है। अब देखिए ये जो कांड हुआ, इसके बाद में शेखावाटी में WT वेब को नियुक्त किया जाता है, जो किसान पंचायत से समझौता कर लेता है, लेकिन उस समझौते का पूर्णतः पालना नहीं की जाती है दोस्तों। इसके बाद में खुड़ी कांड होता है दोस्तों। खुड़ी कांड में क्या होता है, 25 मार्च 1935 को ठाकुरों द्वारा किसानों की बारात में दूल्हे को घोड़ी पर बैठकर तोरण मारने से रोक लिया जाता है। आजकल भी आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पर किसी वर्ग विशेष को, किसी दलित को घोड़ी पर चढ़ करके शादी विवाह करने की अनुमति नहीं होती है, झगड़े हो जाते हैं, मौत भी हो जाती है। कई जगह इस तरह के कांड आपने आज भी सुनते होंगे। तो उस समय ये हुआ था 25 मार्च 1935 को ठाकुरों के द्वारा किसानों की बारात में दूल्हे को जब घोड़ी पर बिठाया गया तो तोरण मारने से उन्हें रोक दिया जाता है। किसान अत्याचारों का विरोध करते हैं तो कैप्टन वेग उस समय लाठीचार्ज करवा देते हैं दोस्तों। इसमें 4 किसान मारे जाते हैं लाठीचार्ज में, और 100 किसान जो हैं इस समय घायल हो जाते हैं। फिर अगली इंपॉर्टेंट घटना है वो है कूदन कांड। सीकर में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहे कैप्टन वेग जो है वो गुस्से में आ जाते हैं और कूदन गांव में लूटपाट करते हैं और गोलियां चलाते हैं। इससे 3 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। अब जो कैप्टन वेग को यहाँ पर देखिए गोलीकांड के बाद में नियुक्त किया गया था, तो कैप्टन वेब प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहता है, लेकिन इसी कारण से वो गुस्से में आकर के गांव में लूटपाट करता है, गोलियां चलाता है, जिससे 3 व्यक्तियों की मौत हो जाती है दोस्तों। वेब ने बाद में गोठरा और पलथाना में भी लूटपाट की और महिलाओं से दुर्व्यवहार करने का कार्य किया था। इसके विरोध में पूरे भारत के अंदर 26 मई 1935 को सीकर दिवस मनाया गया था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है, सीकर दिवस कब मनाया गया था? तो 26 मई 1935 को सीकर दिवस मनाया गया था। किसके विरोध में? कैप्टन वेग ने जो अमानवीय घटनाएं की थी उनके विरोध में किया गया था। इसका प्रचार अमृतलाल सेठ ने गुजराती समाचार पत्र दैनिक जन्मभूमि के माध्यम से किया था। बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है दोस्तों। सीकर दिवस कब मनाया जाता है? 26 मई 1935 को। इसका प्रचार किसने किया? अमृतलाल सेठ ने। कौन से समाचार पत्र से? दैनिक जन्मभूमि। कौन सी भाषा का है? गुजराती समाचार पत्र है ये दोस्तों। 1935 के बाद में धीरे धीरे जो अत्याचार है वो कम हो जाते हैं और इसी प्रकार से ये आंदोलन भी है जो समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कोई एक तो आंदोलन और बच जाते हैं जिनकी चर्चा आपने नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर उपलब्ध करवाए जाते हैं और हाँ, पूरा कोर्स केवल यहीं पर आपको करवाया जा रहा है। बिल्कुल पूरा हम करेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। अभी क्लासेस चल रही है, नेक्स्ट क्लास उससे अप लेवल की ही आती है, उससे भी अच्छा कंटेंट अपने लेकर के आते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।